देखिए, जो आज का टॉपिक है कोहेरेंट रिस्क मेजर्स, जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आइए इस टॉपिक को समझते हैं, बिकॉज ये हर बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सो पहले तो आपको समझना है कि कोहेरेंट का मीनिंग होता क्या है। देखो, कोहेरेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है लॉजिकल। लॉजिकल मीन्स विच इज़ वेरी क्लियर, राइट। तो इसके बाद लिखा हुआ है रिस्क मेजर्स, राइट। रिस्क मेजर्स का मतलब क्या होता है कि मापने का तरीका, राइट। रिस्क को मापने के वैसे तरीके जो कि काफ़ी लॉजिकल है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें पढ़ना है, राइट। तो अब जैसे रिस्क मापने का जो तरीका आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट सेमेस्टर में और इस सेमेस्टर में भी, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैं आपको फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से रिस्क को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा बीटा से करते हैं। उसके अलावा कैसे करते हैं आप रिस्क को असेस करते हैं। वैल्यू एट रिस्क आपने सीखा है प्रीवियस सेशन में कि कैसे उसका फॉर्मूला होता है, कैसे रिस्क को असेस करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट तरीके हैं रिस्क को असेस करने के, राइट। ये रिस्क मेजरमेंट का ये सारा अलग अलग तरीका है, राइट। अब इसमें से ये सारे तरीके कोहेरेंट है या नहीं है, उसके लिए 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। वो चारों क्राइटेरिया मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिस्क मेजरमेंट से मतलब ये है कि जितने भी रिस्क मेजरमेंट्स के टूल्स आपने पढ़े हैं वो सब ध्यान में रखना है, ठीक है। वो सारे के सारे लॉजिकल हैं या नहीं है, वो सारे इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ मान के चलता हूँ कि मेरे पास 2 पोर्टफोलियो है, एक्स एंड वाई, ठीक है। पोर्टफोलियो आपको पता है, पोर्टफोलियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, राइट। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उसमें, ठीक है। अब ये जो रो एक्स है, रो वाई है, ये क्या है, ठीक है। देखो, ये रो एक्स एंड रो वाई इन पोर्टफोलियोज का अलग अलग रिस्क है, ठीक है। अब आप कहिएगा सर, रिस्क को तो हम लोग सिग्मा से दिखाते थे, राइट। रिस्क को तो हम लोग वॉर से दिखाते थे, अब ये नया टर्म आप क्या लेके आ रहे हैं, रो, ठीक है। तो देखो, ये रो कुछ नहीं है। रो अभी कैसे, हम टॉपिक क्या हमारा रिस्क मेजरमेंट, ठीक है। कौन से ऐसे रिस्क मेजरमेंट के तरीके हैं जो कोहेरेंट हैं, उसको असेस करना है, ठीक है। तो यहां मान के चलेंगे कि रो ऑफ पोर्टफोलियो एक्स इज द रिस्क, ठीक है। कैन बी आइदर सिग्मा एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ऑफ एक्स, ठीक है। शॉर्टफॉल ऑफ एक्स आपके सिलेबस में अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है, तो इसको मैंने कवर नहीं किया है, बट ये भी एक रिस्क असेस करने का तरीका है, तो आपको मान के चलना है, ठीक है। तो इट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, राइट। सो अब जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना कि सिग्मा एक्स ही लिखिए या वेरिएंस वॉर ऑफ एक्स लिखिए या एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ऑफ एक्स लिखिए, तो उसको जनरलाइज कर दिया हमने। क्या रख लिया यहाँ पे, रो ऑफ एक्स रख लिया, ठीक है। तो रो ऑफ एक्स मान के चलेंगे, यहाँ पे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो एक्स है। सिमिलरली रो ऑफ वाई कैन आइदर बी सिग्मा ऑफ वाई और वेरिएंस, सॉरी, अगेन एंड अगेन वेरिएंस मुंह से निकल जा रहा है जो कि गलत है, इट इज वॉर, ठीक है। वॉर ऑफ वाई एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल ऑफ वाई, ठीक है। तो ये तीनों रिस्क मेजरमेंट का तरीका है जिसको हम लोग रो से जनरलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब वो 4 ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो हमें देखने हैं जिसको अगर रिस्क मेजरमेंट के तरीके ने, चाहे वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे वो वॉर ऑफ वाई हो, वॉर मतलब क्या होता है, वैल्यू एट रिस्क ऑफ वाई हो, और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल हो, अगर उस 4 क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया तो उस पर्टिकुलर रिस्क मेजरमेंट तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो कोहेरेंट रिस्क मेजर्स हैं, ठीक है। अब देखो, ये डेफिनेशन हुआ आपका कोहेरेंट रिस्क मेजर का, ठीक है। ए कोहेरेंट रिस्क मेजर इज अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइड प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिसिटी। पहला तो ये हो गया, ठीक है, 1 by 1 सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। दूसरा हो गया सब एडिटिविटी, थर्ड इज वन योर होमोजेनिटी, एंड फोर्थ वन इज योर ट्रांसलेशन इनवेरियंस, ठीक है। 1 by 1 इन चारों चीजों को देख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। ये चारों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए, तभी आपका कोहेरेंट रिस्क मेजर वो पर्टिकुलर रिस्क असेसमेंट का तरीका कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, मोनोटोनिसिटी में होता क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि इफ पोर्टफोलियो वाई ऑलवेज हैज बेटर वैल्यूज देन पोर्टफोलियो एक्स under almost all scenarios, then the risk of y should be less than risk of x, ठीक है।
इसमें कह रहा है कि अगर y में हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है x के कंपैरिजन में, ठीक है, दैट मीन्स पोर्टफोलियो y हमारा लेस रिस्की होगा पोर्टफोलियो x के कंपैरिजन में, ठीक है, अंडर ऑल सिनारियोज, ठीक है। अंडर ऑल सिनारियोज का मतलब जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो रिमेन्स कांस्टेंट रहे, वो ऊपर नीचे ना हो। तो अगर पोर्टफोलियो y अच्छा रिटर्न दे रहा है पोर्टफोलियो x से, दैट मीन्स जनरल पब्लिक तो यही समझेगी ना कि पोर्टफोलियो y लेस रिस्की है पोर्टफोलियो x से, बिकॉज पोर्टफोलियो x कम रिटर्न दे रहा है, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं, इफ y डोमिनेट्स x देन y इज लेस रिस्की, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। देखो इसको ये आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। पहले तो ये डिफाइन कीजिएगा फिर ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इफ x इज लेस देन और इक्वल टू y, इसका मतलब क्या है, y डोमिनेट कर रहा है x को, यानी y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। देन आपका ये क्या है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो x, रो ऑफ पोर्टफोलियो x इज ग्रेटर देन रो ऑफ पोर्टफोलियो y। रो का मतलब क्या है, रिस्क। जैसे ही ब्रैकेट के आगे रो लगा देंगे उसका मतलब वो रिस्क हो जाएगा, ठीक है। अगर y अच्छा रिटर्न दे रहा है x से, दैट मीन्स y का रिस्क x से कम है, जो चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। सेम चीज़ है यहाँ पे वर्ड्स में लिखा गया है, यहाँ पे इसको इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिमाइंड करके फिर से सुन लो कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो पोर्टफोलियो x और y मैंने ले लिया है, इसका रिटर्न ये दिया हुआ रिस्पेक्टिव, एंड दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन 20% है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो है जो कि आपको लेस रिस्की लग रहा है और कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो है जो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो अच्छा रिटर्न तो y दे रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया, ए पोर्टफोलियो y ऑलवेज हैज बेटर वैल्यूज देन द पोर्टफोलियो x, रिटर्न अच्छा दे रहा है। और अंडर ऑल सिनारियोस मतलब बाकी सिनेरियोस देखें दोनों का रिस्क सेम है, ठीक है। तो कौन सा आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे, आप पोर्टफोलियो सेलेक्ट करेंगे y, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर y का रिटर्न x से अच्छा है, दैट मीन्स y का जो रिस्क है वो x से कम होगा, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, इसका ये मोनोटोनिसिटी में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशंस हैं इसमें जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको आगे के क्लासेस में, आगे हायर एजुकेशंस में आप लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये आपको समझ में आ गई होगी, इसको आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है सब एडिटिविटी का, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये देख लीजिए। इसका मतलब ये बोल रहा है द रिस्क ऑफ टू पोर्टफोलियोज टुगेदर, ठीक है। अब दो पोर्टफोलियोज को कंबाइन कर रहा है ये, ठीक है। अलग अलग सेपरेट पोर्टफोलियोज थे x और y, अभी दोनों को पोर्टफोलियो एक करके एक बना दिया, ठीक है। एक बनाने के बाद द रिस्क ऑफ टू पोर्टफोलियोज टुगेदर कैन नॉट बी मोर देन एडिंग द टू रिस्क सेपरेटली। अभी रिस्क की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओनली रिस्क देखेंगे, पहले पोर्टफोलियो को कंबाइन करेंगे, उसका रिस्क देखेंगे और फिर अलग अलग जो रिस्क था पोर्टफोलियोज का रिस्पेक्टिव उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कंबाइन करने के बाद, कंबाइन कब करते हैं, कंबाइन का आपने पढ़ा भी होगा, कंबाइन करने का मतलब क्या होता है। बहुत सारे स्टॉक्स को अगर आप एक जगह पे कंबाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइवर्सिफिकेशन भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, राइट, कि अगर एक खराब होगा तो सबको खराब करेगा, राइट। अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही है, अगर दो पोर्टफोलियोज में अलग अलग उनके स्टॉक्स होंगे और उनको भी कंबाइन कर दिया तो एक नया पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो पोर्टफोलियो को कंबाइन किस लिए करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और डाइवर्सिफिकेशन किस लिए करते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है, द रिस्क ऑफ टू पोर्टफोलियोज टुगेदर कैन नॉट बी मोर देन एडिंग द टू रिस्क सेपरेटली, ठीक है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसको शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं, पोर्टफोलियो रिस्क शुड नॉट एक्सीड सम ऑफ इट्स पार्ट्स, ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन शुड नॉट इंक्रीज द रिस्क, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो अलग अलग दो पोर्टफोलियो तो x और y, अभी इसको कंबाइन कर दिया और अब इसका रिस्क देखेंगे। तो जब कंबाइन करते हैं तो रिस्क क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पे कम हो गया है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग जो इनका रिस्क था उन दोनों को ऐड करने पे, और अब जो रिस्क आ रहा है दोनों को कंबाइन करने के बाद वो रिस्क इन दोनों को अलग अलग ऐड करने से कम आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन फॉर्म में है और ये वर्ड फॉर्म में है, ये आपको लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे देखो पोर्टफोलियो x एंड y है, ये सारी चीज़ें दी हुई थी और इनका वेट्स 50% है। अभी जब दोनों को कंबाइन करेंगे और स्टैंडर्ड डिविएशन जब निकालेंगे, आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला,
ठीक है। जब पोर्टफोलियो में दो स्टॉक्स रहते हैं तो उनका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, याद करो, रूट अंडर वेट ऑफ फर्स्ट पोर्टफोलियो इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट पोर्टफोलियोज का होल स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सेकंड पोर्टफोलियो इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकंड पोर्टफोलियो उसका होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू पोर्टफोलियो x इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, देन पोर्टफोलियो y इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इनटू कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन में मान के चलो कि यहाँ पे कोरिलेशन क्या है 0.5 है, तो वो वेट्स के अकॉर्डिंग इसका x और y का देखो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, रिस्क होता है 17.32 आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये फिगर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है 17.32 है, ठीक है, ये कम हो गया राइट कंबाइंड करने पे, और इन दोनों का क्या था 20%, ये 40% था टुगेदर, दोनों का रिस्क अलग अलग, ठीक है। तो ये सब एडिटिविटी जो भी रिस्क मेजरमेंट होगा अगर वो फॉलो करेगा तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेरेंट रिस्क मेजर बोलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है। दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड पॉजिटिव होमोजेनिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि इफ यू डबल योर पोर्टफोलियो देन यू डबल योर रिस्क, ठीक है। आपने पहले 100 रुपये लगाया था, ठीक है, और उस पर 20% का रिस्क था, ठीक है। अब आपने उस पैसे को डबल कर दिया, 200 कर दिया, ठीक है, तो आपका रिस्क भी डबल हो जाएगा, बिकॉज उसी अनुपात में आपका पैसा भी डूबने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये रूल भी फॉलो करना चाहिए। तो उस रिस्क मेजरमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, कोहेरेंट रिस्क मेजर बोलेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, रिस्क ऑफ अ पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, ठीक है। वही साइज मतलब 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो रिस्क भी उस अनुपात से ही बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, मैं इक्वेशन इसलिए आपको दिखा रहा हूं बिकॉज ये एग्जाम में आपको लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस करके समझ के लिखिएगा, सारी चीजें मैं समझा दे रहा हूं आपको, समझ जाइएगा, फिर कोई गलती नहीं होगी। देखो यहाँ पे क्या था, पहले एक्स पोर्टफोलियो था, उसका रो था यानी रिस्क था, ठीक है। अभी उस पोर्टफोलियो को मैंने मैग्नीफाई कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया लामडा से। लामडा का मतलब 1 हो सकता है, 1 गुना कर दिया, 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, तो उसको जनरलाइज मैंने कर दिया, उसकी जगह मैंने लामडा लिख दिया, ठीक है। तो ये करने के बाद जो हमारा ये होगा, जो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा, वो हो जाएगा उसी अनुपात में बढ़ेगा, तो लामडा बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई रो ऑफ एक्स, दैट इज रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे देखो पोर्टफोलियो पहले एक्स था जिसमें 1000 रुपये में इन्वेस्ट किया हुआ था, स्टैंडर्ड डिविएशन 20% था, तो अमाउंट ऑफ रिस्क कितना था 1000 का 20% दैट इज 200, राइट। जैसे ही मैंने इसको मैग्नीफाई किया, दोगुना किया, ठीक है, तो यहाँ पे 20% स्टैंडर्ड डिविएशन तो सेम रहेगा, पोर्टफोलियो सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको y की जगह x मान के चलना है, ठीक है, यहाँ पे x। सेम पोर्टफोलियो को मैंने दोगुना किया, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिस्क कितना हो जाएगा 2000 का 20%, दिस विल बी 400, राइट। सेम इक्वेशन है, मैग्नीफाई हो जाता है, रिस्क ऑफ पोजीशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, ट्रांसलेशन इनवेरियंस, ठीक है। ट्रांसलेशन इनवेरियंस का मतलब समझिए ये क्या होता है। ये कहता है कि ट्रांसलेशन इनवेरियंस इंप्लाइज दैट द एडिशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कैश रिड्यूसेस द रिस्क बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। अब अपने पोर्टफोलियो में क्या किया, कैश को ऐड कर दिया, ठीक है। तो कैश को ऐड करने से क्या होगा, कैश का मतलब क्या होता है, ये आपका पैसा है, ठीक है, राइट। और कैश का मतलब ये भी होता है कि आप उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने पोर्टफोलियो दिखाया है और पोर्टफोलियो में कुछ कैश मेंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट मनी इज नॉट गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट, राइट। सो अगर एडिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कैश आपके पोर्टफोलियो में होता है तो वो रिस्क को सेम अमाउंट से मिनिमाइज कर देता है। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एडिशनल, एडिंग कैश रिड्यूसेस रिस्क, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझिए। पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लीजिए, वो क्या होता है, ठीक है। पहले तो पोर्टफोलियो एक्स था, ठीक है, उसका रो था मतलब उसका रिस्क था। जब ऐड कर दिया तो पोर्टफोलियो एक्स प्लस कैश बन गया, अब उसका रिस्क हम लोग असेस करने की कोशिश करेंगे, राइट। नाउ दिस विल बिकम रो ऑफ एक्स जो पहले पोर्टफोलियो था माइनस ये क्या कर रहा है, जो पहले का जो रिस्क था उसको घटा दे रहा है उसी अमाउंट से जितना कैश हमने उसमें डाला है, ठीक है। तो नया जो हमारा पोर्टफोलियो का रिस्क हो जाएगा दैट विल बी लेसर देन द अर्लियर रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ एडिंग द कैश, ठीक है। एंड दिस रिस्क विल बी lesser than the same amount whatever we have added in the portfolio, ठीक है।
इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे देखिए पोर्टफोलियो एक्स था, उसमें 1 लाख रुपीस था और कैश कुछ नहीं था उसमें पहले, और स्टैंडर्ड डिविएशन 20% था। तो अमाउंट ऑफ रिस्क कितना था? 1 लाख का 20% 2 लाख, राइट। तो रिस्क परसेंट कितना है? 20% है। अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 लाख जो पहले से था और प्लस कैश इसमें ऐड कर दिया है, कितना? 20,000। स्टैंडर्ड डिविएशन तो वही रहेगा, राइट। अब देखो अमाउंट ऑफ रिस्क कितना हो गया? अमाउंट ऑफ रिस्क कितना रहेगा? अब यही 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है मार्केट में, राइट। तो अमाउंट ऑफ रिस्क तो यही रहेगा 20%, दैट इज 20,000, ठीक है। बट अब रिस्क परसेंटेज ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो कितना हो गया? दिस विल बी 20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 बिकॉज पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी कितनी हो गई है? 1,20,000 हो गई है, ठीक है। 20,000 कैश है आपके पोर्टफोलियो में जो कि इन्वेस्टेड नहीं है, तो उस पर कोई रिस्क नहीं होगा। जो इन्वेस्टेड ही नहीं है, कैश है वो, उस पर रिस्क किस चीज़ का, राइट। तो आपका जो टोटल रिस्क होगा वो देखो घट गया 17%, राइट। पहले रिस्क 20% था, अभी वो रिस्क घट गया है, ठीक है। वही लिखा हुआ है इसमें, दैट एडिशन ऑफ एनी अमाउंट ऑफ कैश रिड्यूसेस द रिस्क बाय द सेम अमाउंट, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इन चीज़ों को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, कौन कौन से क्राइटेरिया थी? एक तो मोनोटोनिसिटी था, राइट। सेकेंड था आपका सब एडिटिविटी, थर्ड वन वॉज योर पॉजिटिव होमोजेनिटी एंड फोर्थ वन इज योर ट्रांसलेशन इनवेरियंस, ठीक है। ये चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो कह सकते हैं कि आपका जो वो रिस्क मेजरमेंट का तरीका है, ठीक है, वो कोहेरेंट इन नेचर है। और आपको ये भी मैं चीज़ बता दूं कि जो वार आपने जो रिस्क असेस करने का जो तरीका सीखा है वो कोहेरेंट नहीं होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर एग्जाम में आपसे टेस्ट कर ले, पूछ ले कि इज वॉर अ कोहेरेंट रिस्क मेजर, तो आपको बोलना है नो, वॉर इज नॉट अ कोहेरेंट रिस्क मेजर, बिकॉज वॉर जो है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस पार्टिकुलर क्राइटेरिया को किस पार्टिकुलर सब एडिटिविटी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बाकी 3 क्राइटेरिया को तो फुलफिल करेगा बट ये सब एडिटिविटी को फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए वॉर को हम लोग कोहेरेंट रिस्क मेजर नहीं बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। विद दिस आई फिनिश दिस सेशन। कुछ वीडियोस और अपलोड करूंगा, सो कीप वॉचिंग वीडियोस एंड डू वेल। थैंक यू सो मच।